नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ईपीएफओ केंद्रीय न्यायिक बोर्ड सीबीटी की मीटिंग श्रीनगर में 28 मार्च 2025 को 113वीं बैठक शुक्रवार को की गई। दोस्तों श्रीनगर में 28 मार्च को जो मीटिंग हुई केंद्रीय न्यायिक बोर्ड यानी सीबीटी की, इसमें क्या कुछ हुआ आइए जानते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। दोस्तों केंद्रीय न्यायिक बोर्ड यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग की गई, इस मीटिंग में दावा निपटान, आईटी उन्नयन और उच्च वेतन पर पेंशन आवेदन के प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोस्तों ईपीएफओ के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने की है और इसमें केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति, मंत्रालय और ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि ने भी भाग लिया। समिति ने यूपीआई के माध्यम से तत्काल भविष्य निधि पीएफ दावा निपटान को सक्षम करने के लिए ईपीएफओ की डिजिटल पहल की प्रगति की समीक्षा की। प्रौद्योगिकी भागीदार सीडैक ईपीएफओ की आईटी आधुनिकीकरण परियोजनाओं CITIS 2.01 के तहत निर्भरता रोल आउट सुनिश्चित करने के लिए SBI और NPCI के माध्यम से API विकास और सिस्टम एकीकरण पर काम कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य तेजी से दावा निपटान प्रदान करना और सदस्यों के लिए जीवन को आसान बनाना है। श्रम मंत्रालय की तरफ से जो 113वीं मीटिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी की गई, इसके बारे में प्रेस रिलीज करके भी बताया गया है। आइए देखते हैं प्रेस में क्या कुछ अपडेट किया गया है। देख सकते हैं यह प्रेस रिलीज की गई श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस रिलीज की गई है, या 29 मार्च 2025 को समय दोपहर 2 बजे रिलीज की गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ईपीएफओ कार्यकारिणी समिति की 113वीं बैठक में यूपीआई के माध्यम से दावा निपटान के कार्यान्वयन CITIS 2.01 प्रणाली उन्नयन और उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदनों के निपटारे में प्रगति की समीक्षा की गई है। देख सकते हैं केंद्रीय न्यायिक बोर्ड यानी सीबीटी ईपीएफओ के कार्यकारी समिति ईसी की 113वीं बैठक 28 मार्च 2025 को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव श्रीमती सुमिता डावरा ने बताया कि अध्यक्षता की ओर इसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति ने भी भाग लिया। बैठक में श्रम और रोजगार मंत्रालय और ईपीएफओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा नियोक्ता और कर्मचारी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्य चर्चा में ईपीएफओ की प्रक्रियाओं को सरल बनाने और इनकी वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए नई पहलों पर चर्चा की गई। समिति की समक्ष चर्चा के लिए निम्नलिखित मुद्दे रखे गए। पहला है, देख सकते हैं यूपीआई के माध्यम से पीएफ दावों का निर्भरता से निपटान। दूसरा है ऑटो क्लेम सीमा को बढ़ाकर 5 लाख करने का प्रस्ताव। तीसरा है आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और CITI 2.01 कार्यान्वयन। चौथा उच्च वेतन पर पेंशन की प्रक्रिया में तेजी लाना। यूपीआई के माध्यम से पीएफ के दावों को निर्भरता से निपटाना, जो आपको बताया जा रहा है कि जैसे आप बैंक से अपना लेन देन करते हैं उसी तरीके से आप अब ईपीएफओ के जरिए भी जो आपका पीएफ में जमा होता है पैसे, उसे आप उसी तरीके से यूपीआई के जरिए ट्रांसफ़र कर पाएंगे। देख सकते हैं कार्य समिति ने यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक खाते में तत्काल क्रेडिट द्वारा
दावों के निपटान को सुव्यवस्थित करने के लिए ईपीएफओ के डिजिटल पहल की प्रगति की समीक्षा की है। ईपीएफओ के आईटी आधुनिकीकरण परियोजना CITIS 2.01 के साथ संरेखण में सुचारू शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए सीडैक प्रौद्योगिकी भागीदार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक SBI और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के साथ API और सिस्टम एकीकरण का विकास किया जा रहा है। यह पहल अपने सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद जीवन को बेहतर बनाने के लिए ईपीएफओ की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। देखेंगे ऑटो क्लेम सीमा को बढ़ाकर 5 लाख करना का प्रस्ताव भी चर्चा की गई। कार्यकारिणी समिति ने इस प्रस्ताव पर का स्वागत किया और इसकी सराहना की, क्योंकि इसमें ईपीएफओ सदस्यों के जीवन को आसान बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ITI इन्फेक्चर और CITIS 2.01 कार्यान्वयन। ईपीएफओ ने हार्डवेयर अपग्रेड के पूरा होने और विकेंद्रीकृत डेटाबेस के समेकन में प्रगति पर प्रकाश डाला। उपयोगकर्ता प्रबंधन, केंद्रीय भुगतान और पुनः डिजाइन ECR के लिए मॉड्यूल कठोर परीक्षण से गुजर रहे हैं, जिससे आने वाले महीने में उनकी निर्भरता स्थापना सुनिश्चित हो सकेगी। कई चुनौतियों के बावजूद ईपीएफओ ने हितधारकों को अगले 2 महीने के भीतर इसे शुरू करने की अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया है। उच्च वेतन पर पेंशन प्रक्रिया में तेजी। EC ने POHW मामलों के निपटार में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की। पिछले महीने की तुलना में संसाधित कुल आवेदन में 22.8 लाख % की वृद्धि हुई। इसके अलावा 3,26,152 मांग पत्र जारी किए गए, जो पिछले महीने के आंकड़ों की तुलना में 29.5% की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। ये उपलब्धियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्य पूरा करने के लिए ईपीएफओ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अध्यक्ष की नियमित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया अभियान के माध्यम से सुशासन के लिए ईपीएफओ द्वारा की गई पहलों और प्रयासों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। कार्य समिति ने संगठन को सदस्य केंद्रीय प्रौद्योगिकी संचालित निकाय में बदलने के उद्देश्य से इस योजना को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा की। कार्य समिति की बैठक जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में की गई, यहाँ पर UPI के माध्यम से PF ट्रांसफ़र करने पर जोर दिया गया। इस पर बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। आपका PF UPI के माध्यम से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हायर पेंशन के बारे में भी चर्चा की गई। जो भी आवेदन हुए हैं उसमें तेज़ी से निपटान किया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसी को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम पेंशन की मांग PF खाताधारक कर रहे हैं, पेंशनर कर रहे हैं, उस पे अभी कोई भी फैसला नहीं नज़र आ रहा है। दोस्तों, EPS 95 पेंशनधारक लगातार अपनी पेंशन बढ़ोतरी की मांग उठा रहे हैं। सरकार के समक्ष जगह जगह आंदोलन कर श्रम मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय में सभी श्रम मंत्री, वित्त मंत्री से मुलाकात कर पेंशन बढ़ोतरी की मांग उठा रहे हैं। लेकिन जो 113वीं CBT एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई, इसमें भी कोई पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के चर्चा नहीं की गई। यहाँ पर UPI ट्रांसफ़र के बारे में ज़्यादा चर्चा की गई है। तो दोस्तों, आप UPI के माध्यम से अपने PF निकाल पाएंगे, ट्रांसफ़र कर पाएंगे। बहुत जल्द
काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं ये जानकारी, ये अपडेट आपको पसंद आया। ये जानकारी, ये अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।